प्यारे विद्यार्थियों, @UniPlus 2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th की साइंस पढ़ रहे थे, जिसमें चैप्टर नंबर 12 विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव, इसका पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता क्या है, इसकी खोज किसने की थी, और स्टेट का प्रयोग पढ़े थे। चुंबकीय सुई कैसे घूमती है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लिए थे। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय बल रेखा क्या होती है, उसके गुण पढ़े थे। ऐसे ही कई सारे पार्ट को हम लोगों ने देखा था, और हम लोगों ने यह भी देखा था कि ये मैक्सवेल का स्क्रू नियम क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे क्या, धारावाही चालक पर, जो हमारा धारावाही चालक होता है, इस चालक के किसी अवयव के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो उसका मान क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, ये हम लोग देखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, ये हम लोग देखेंगे। मान लेते हैं कि ये कोई धारावाही चालक है जिसमें नीचे से ऊपर की ओर स्मॉल आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसका ये सूक्ष्म अवयव हम लिए जिसकी लंबाई कितना है, डेल्टा एल है। तो इस डेल्टा एल से स्मॉल आर दूरी पर कोई पॉइंट हमने पी ले लिया। अब ये पी जो है इसके साथ में थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। तो इस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसके लिए दो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बायो एंड सेवर्ट। दोनों लोगों ने मिलकर के कुछ सिद्धांत दिया जिसके आधार पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, इसलिए इस रूल को बायो सेवर्ट का नियम भी कहते हैं। तो हम मान लेंगे कि माना धारावाही चालक के सूक्ष्म अवयव की लंबाई डेल्टा एल है तथा चालक में स्मॉल आई धारा प्रवाहित हो रही है। चालक में स्मॉल आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक। मान लेंगे माना चालक से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हुआ क्या भाई, इसके लिए बायो तथा सेवर्ट ने एक नियम दिया जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार अब इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया गया कि जो ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे उत्पन्न होगा इस सूक्ष्म अवयव के कारण डेल्टा बी, इसका परिमाण किन किन बातों पर निर्भर करेगा उसको इन्होंने बताया है। तो इन्होंने सबसे पहला क्या कहा कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र
डेल्टा बी, पहला पॉइंट उन्होंने क्या कहा, प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, मीन्स डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई हो जाएगा, इक्वेशन 1 मान लें। उसके बाद में इन्होंने क्या कहा, दूसरा पॉइंट, अवयव की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अवयव की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि डेल्टा बी प्रोपोर्शनल डेल्टा एल हो जाएगा, इसको मान लेंगे 2 नंबर। तीसरे पे इन्होंने क्या कहा, अवयव से बिंदु P की दूरी के, बिंदु P की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये जब व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा तो इसका मतलब डेल्टा बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर हो जाएगा, इसको मान लेंगे 3 नंबर। चौथे पर इन्होंने क्या कहा, अवयव तथा अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, P से मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण, के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, कि ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अब ये क्या हो जाएगा, डेल्टा बी, ज्या का मतलब होता है साइन, और जो कोण बना था वो थीटा था, 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ देख सकते हैं ये वाला कोण हम लोगों ने थीटा माना था। अब इन चारों इक्वेशनों को हम करेंगे क्या, इकट्ठा कर लेंगे। जब इकट्ठा करेंगे तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2 व समीकरण 1, 2, 3 व 4 से 1, 2, 3, 4 से हमको क्या मिलेगा, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल साइन थीटा, अब बटे में हो जाएगा आर स्क्वायर। इसको हटा देंगे तो डेल्टा बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। यही हमारा हो जाएगा बायो सेवर्ट के रूल से जो हमको फार्मूला मिला। क्या मिला, बायो सेवर्ट के रूल से ये जो हमको फार्मूला मिला यही हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया आई डेल्टा एल साइन थीटा। अब यहाँ पे कुछ क्वांटिटी आई है जैसे म्यू नॉट आया है, तो म्यू नॉट बराबर होता है निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। और ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है इसका मान होता है 10 टू पावर -7, 10 टू पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो गया बायो सेवर्ट का नियम। किसका नियम हो गया, बायो सेवर्ट का नियम हो गया।
अब इसमें हमको ये फार्मूला मिला, क्या मिला हमको, ये फार्मूला मिला। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो अगला जो हमको पॉइंट पढ़ना है, अगला पॉइंट क्या है कि मान लीजिए कोई भी चालक है, तो उस चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो धारावाही वृत्ताकार पास या कुंडली भी कह सकते हैं, कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र धारावाही वृत्ताकार पास या कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब ध्यान से देखिएगा, ये बीच में एक कुंडली बनी हुई है, ये वाला जो थोड़ा सा इसको हम हाईलाइट करने का प्रयास कर रहे हैं, जरा देखिएगा, ये बना हुआ है, ये एक क्या है, कुंडली है, वृत्ताकार कुंडली है, वृत्ताकार पास है। ये जो लाइंस ब्लैक वाली बनी हुई है, ठीक है, ये वाली लाइंस जो बनी हुई हैं, ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ये क्या है भैया, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विद्युत धारावाही पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं। अब ये जो धारावाही पास है, क्या है, धारावाही पास है, तो अभी हम लोगों ने देखा क्या है, बायो-सेवर्ट के नियम में हमने देखा कि भाई जो वृत्ता कोई भी अवयव होगा उसमें धारा प्रवाहित हो रही होगी, तो अवयव से दूरी के व्युत्क्रम पर क्या निर्भर करता है कि इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा। तो हम लिखेंगे क्या कि धारावाही कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र धारावाही कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र धारा की प्रबलता के साथ साथ कुंडली द्वारा उत्पन्न बल रेखाओं की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। बल रेखाओं की प्रकृति पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है भाई, धारा पर तो निर्भर ही करेगा और धारा की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। कैसे निर्भर करेगा उसके लिए हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे, जैसे कि आपने क्या होगा, पॉइंट वाइज करके इसको नोट करेंगे। पहला पॉइंट, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है। चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है। दूसरा, कुंडली के केंद्र से दूरी बढ़ने पर क्षेत्र का मान घटता है। क्षेत्र का मान
घटता है, दूरी बढ़ने पर क्षेत्र का मान क्या होगा, घटतेगा। और एक चीज और, तीसरा पॉइंट, कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होने पर, कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होने पर क्षेत्र का मान बढ़ता है, क्षेत्र का मान बढ़ता है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा ये कुंडली होती क्या है। कुंडली जो होती है एक वृत्ताकार पथ होता है और इस पर तांबे के तार लपेटे हुए होते हैं। तो अगर एक फेरा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, एक फेरे के बराबर होगा। और ये तो उसमें बहुत सारे फेरे लपेट दिए जाएंगे, प्रत्येक फेरे में समान धारा प्रवाहित होगी। तो समान धारा प्रवाहित करने पर जितना फेरा होगा उतना ही गुना क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। उतना ही गुना क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब लंबी परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हम लोग देखेंगे। किसके कारण, लंबी परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे। लंबी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे। ये क्या होता है, लंबी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो ये है भैया आपकी परिनालिका। सबसे पहले जान लेते हैं परिनालिका होती क्या है। एक परिनालिका किसी बेलनाकार चीनी मिट्टी या कार्क के ऊपर तांबे के तारों को अनेक फेरों को लपेट कर बनाई जाती है। अनेक फेरों को लपेट कर बनाई जाती है। लपेट कर बनाई जाती है। ठीक। अब परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है उसके लिए देखेंगे। परिनालिका के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। पहली बात तो ये आपकी परिनालिका हो गई। कोई बेलनाकार, ये मान के चलिए कि बेलनाकार फ्रेम होता है, उस फ्रेम पर तांबे के तारों को ऐसे 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 से लपेट दिया जाता है। ये तो हो गई हमारी परिनालिका। ये क्या हो गई भैया, हमारी परिनालिका हो गई। अब ये इसके भीतर का चुंबकीय क्षेत्र है। तो ध्यान दीजिएगा, बाहर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं दूर दूर दिख रही हैं लेकिन अंदर क्या है, बहुत पास पास। और पास पास होने के साथ में आपको एक चीज और दिख रहा होगा, ये यहाँ से यहाँ का पोर्शन देखिए, एक दूसरे के समानांतर है। एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। तो परिनालिका के द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी। पहला, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। क्यों, क्योंकि परिनालिका के भीतर जो हमें बल रेखाएं मिलती हैं, वो बल रेखा हमको क्या दिखा रही है कि एक समान होगा। क्या होगा, एक समान होगा।
ठीक है। परिनालिका के भीतर जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा उसे क्या होगा, एक समान होगा। ठीक, ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, परिनालिका विद्युत चुंबक की भांति व्यवहार करती है, विद्युत चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के बाहर का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, अंदर की अपेक्षा क्षीण होता है, अंदर की अपेक्षा क्षीण होता है। या यूं कहें कि बाहर वाला जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो लगभग शून्य के टेंड में होता है। क्या होता है, शून्य के नियर अबाउट होता है। ठीक है, तो परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र आपका ये हो जाएगा। ठीक, ये हो गई परिनालिका वाली बात। ये कौन सी बात हो गई, परिनालिका वाली बात हो गई। अब हम लोग देखेंगे धारावाही चालक पर लगने वाले बल के बारे में। धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या होता है, धारावाही चालक पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। तो जो धारावाही चालक पर बल लगता है, पहला कंडीशन इसमें आएगा कि गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई आवेश है जो चुंबकीय क्षेत्र के भीतर गतिमान है, तो गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं, गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को, लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। याद रखिएगा, गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को कौन सा बल कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। अब ये लॉरेंज बल किसके बराबर होता है, तो इसका जो फार्मूला होता है यह बराबर होता है क्यू बी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे जो सिंबल आ रहे हैं इन सिंबलों का यूज क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। क्यू इज इक्वल टू गतिमान आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा। बी इज इक्वल टू आवेश का वेग, आवेश का वेग। ये बॉय वाला बी क्या हो जाएगा भाई, चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान। और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हुआ वेग की दिशा, मीन्स किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र के भीतर वो पिंड गति कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लॉरेंज बल कहेंगे। कौन सा बल कहेंगे, लॉरेंज बल कहेंगे। अब लॉरेंज बल के बाद में ये तो पहला हो गया, दूसरा अगला क्या आ जाएगा भाई, अगला जो आएगा धारावाही, उस धारावाही चालक के कारण चालक पर बल की व्याख्या। यानी कि दूसरा जो हो जाएगा, ये गतिमान भी हो या स्थिर हो, कैसा भी हो, तब क्या हो जाएगा, तो धारावाही चालक पर, धारावाही चालक पर बल की व्याख्या।
ये जब व्याख्या करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यदि चालक में स्मॉल आई धारा प्रवाहित हो रही हो तथा चालक की लंबाई स्मॉल यल हो, यदि चालक कैपिटल बी चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित हो तो चालक पर लगने वाला बल क्या होगा? तो अब अगर थीटा कोण पर स्थित है तो उस पर जो लगने वाला बल होगा वो क्या हो जाएगा? F इक्वल टू हो जाएगा IBL साइन थीटा। IBL क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। ये तो फार्मूलाज है जिनके द्वारा हम लोग क्या करेंगे? चालक पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करेंगे। F इक्वल टू क्या हो जाएगा? IBL साइन थीटा हो जाएगा। I चालक की धारा हो जाएगी, L चालक की लंबाई हो जाएगी, और B क्या हो जाएगा? चालक जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। थीटा क्या हो जाएगा? तो थीटा वो कोण हो जाएगा जो जिस कोण पर, जैसे मान लीजिए कि कोई चालक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है और चालक ऐसे रखा हुआ है, तो ये कोण क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब मान लीजिए ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये कोई क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब इसमें कोई चालक ऐसे प्रवेश कर रहा है, तो ये क्षेत्र की दिशा हो गई, ये चालक की गति दिशा, ये बीच का कोण हो गया थीटा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग क्या सीखेंगे? नेक्स्ट हम लोग को सीखना है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब ये बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, जरा इसको देखेंगे। वाम हस्त का नियम या बाएं हाथ का नियम। ये नियम ये कहता है कि यदि हम अपनी तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं, बाएं हाथ की तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का कोण, इसके और इसके बीच का भी कोण 90 डिग्री हो, इसके और इसके बीच का भी कोण 90 डिग्री हो, और जो इसकी दिशा है इसके बीच का भी कोण 90 डिग्री हो। जैसे यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, सबके बीच का कोण क्या डिग्री है? 90 डिग्री। तो ये कह रहा है कि अगर हम अपने तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं, ठीक है, इस प्रकार फैलाएं तो होगा क्या? अगर ये वाली उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, ये प्रवाहित धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा, ठीक है। अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। इस नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठा तथा दो उंगलियों को तथा पास की दो उंगलियों को, अंगूठा तथा उसके पास की दो उंगलियों को, पास की दो उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, दूसरी इसको मध्यमा कहेंगे, और पहली उंगली को क्या कहेंगे? इसको भाई तर्जनी कहेंगे। क्या कहेंगे? तर्जनी कहेंगे। धारा की दिशा में हो,
धारा की दिशा में हो तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। बल की दिशा को व्यक्त करेगा बशर्ते कि तीनों परस्पर, अंगुलियां लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तीनों अंगुलियां मीन्स अंगूठा और पास की 2 अंगुलियां परस्पर लंबवत हो मीन्स ऐसे फैलाएंगे कि इसके बीच का 90, इसके बीच का 90, ई वाला उठा के यहाँ लगा दे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ई वाला उठा करके कहाँ पे लगा दे, यहाँ पे लगा दे तो 90 हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, ये देखिए ऐसे, और ये यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए। अब प्रत्येक के बीच का कोण कै डिग्री का है, 90 डिग्री का। एक सेकंड अच्छे से पकड़ के आपको दिखा दें। ये देखिए इसके बीच का कोण 90, इसके बीच का कोण 90, और इस वाले और इस वाले के बीच, सबके इस वाले और इस वाले के बीच का भी कोण क्या है, 90 डिग्री है। तो अब मान लीजिए कि ये अंगूठा है और ये पहली उंगली है, ये दूसरी उंगली है। अब ये वाली जो तर्जनी है ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही है, और ये क्या कर रही है, चालक में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। तो ये जो हमारा अंगूठा होगा ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। ऐसे आपको करना है। ये पहली उंगली हो गई चुंबकीय क्षेत्र, दूसरी धारा, तो ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक, तो ये हो गया ये। इसी में एक पॉइंट आता है विद्युत चुंबक का उपयोग। विद्युत चुंबक हम आपको बता चुके हैं, इसका उपयोग नहीं बताए थे, तो उपयोग हम आपको बताए दे रहे हैं। विद्युत चुंबक का उपयोग, विद्युत चुंबक का उपयोग। तो विद्युत चुंबक का उपयोग जो शहरों में आप लोग जाते हैं, घंटी लगी होती है, पहला हो जाएगा विद्युत घंटी में हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा क्रेन में। दूसरा किस में हो जाएगा, क्रेन में इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक क्या होता है, ऐसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व का गुण केवल विद्युत धारा के प्रवाहित होने तक ही बना रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर में जो भी मटेरियल और बचा होगा उसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।